नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का चैप्टर है जंतुओं में जनन। तो हम लोग जंतुओं में जनन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। अलैंगिक जनन क्या होते हैं, द्विखंडन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मुकुलन की प्रक्रिया क्या होती है इसको हम देखेंगे, भ्रूण के बारे में हम लोग जानेंगे, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन और कायांतरण, अंडप्रजक जंतु कौन होते हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे और देखते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। तो आइए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शुरू से देखते हैं। आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। ठीक, क्या है ये प्रक्रम, यहाँ से देखते हैं ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए क्या है, आवश्यक है। फिर से हम पढ़ते हैं। क्या होता है, जो आपका श्वसन प्रक्रम है, परिसंचरण है, पाचन है, ये क्या होते हैं, ये प्रक्रम प्रत्येक जीव के उत्तरजीविता के लिए क्या है, आवश्यक है। अब देखते हैं, आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। जनन जाति क्या होता है, जनन क्या होता है, जनन जाति की निरंतरता बनाने के लिए क्या है, आवश्यक है। क्या है, आवश्यक है। आगे देखते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष क्या है, विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे अर्थात जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। तो आइए देखते हैं जनन की विधियां। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के, क्या लिखा है यहाँ से देखते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ से आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए देखा होगा। क्या लिखा है, आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली अर्थात कैटरपिलर किस प्रकार जन्म देते हैं। बिलौटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है। क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे। क्या लिखा है, जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसे कि वह अब दिखाई देते हैं। आइए हम इसका क्या करते हैं, पता लगाते हैं। पौधों की ही तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती हैं। नंबर 1 क्या होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक को क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं लैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या होती है। यहाँ से पढ़ते हैं। लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग भाग होते हैं। क्या होते हैं, लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा क्या होते हैं, जननांग होते हैं। ठीक उसी प्रकार जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी क्या लिखा है, पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलयित होकर क्या होते हैं, क्या लिखा है, युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जाइगोट। तो ये क्या होता है, जाइगोट बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन जिनमें क्या लिखा है, इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। फिर से इस पॉइंट को देखते हैं। ऐसे जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक संलयन होकर, युग्मक का मतलब होता है गैमीट, नर और मेल तथा फीमेल गैमीट संलयित मतलब निषेचित होकर एक नया कोशिका बनाते हैं अर्थात जाइगोट बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। तो आइए देखते हैं। नर जनन अंग देखते हैं। नर जनन अंग अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण अर्थात क्या कहते हैं इसको, टेस्टिस, दो शुक्राणु नलिका तथा एक शिश्न अर्थात क्या होता है, पेनिस होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। नर युग्मक मतलब क्या होता है, मेल गैमीट।
मेल गैमीट उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु अर्थात स्पर्म कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जैसा कि चित्र 6 पॉइंट में दिखाया गया है। क्या लिखा गया इसमें? जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। शुक्राणु क्या होता है? यद्यप बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर अर्थात हेड, मध्य भाग क्या होता है? मिडिल पार्ट, एवं एक टेल होती है अर्थात एक पूंछ होती है, एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के क्या लिखा है? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए मानव में जननांग, ये हो गया आपका शुक्राणु नलिका, ये सीसन अर्थात क्या हो गया? पेनिस हो गया। और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये अंडे का आकार क्या होता है? टेस्टिस अर्थात क्या हो गया? वृषण। आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं स्पर्म का अर्थात शुक्राणु का चित्र देखते हैं। ये होगा आपका मध्य भाग जिसे मिडिल पार्ट कहते हैं। ये हो गया हेड, सिर हो गया आप, और ये हो गया टेल। आगे देखते हैं क्या लिखा है? मादा जननांग। अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मादा जननांगों में एक जोड़ी क्या होता है? अंडाशय होता है, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। ठीक है, मादा जननांगों में एक जोड़ी क्या होता है? अंडाशय होता है, अंडवाहिनी होता है तथा गर्भाशय होता है। ठीक, आगे देखते हैं। ये देखिए ये हो गया अंडवाहिनी हो गया, ये भी अंडवाहिनी है और ये भी अंडवाहिनी है। ये वाला पार्ट हो गया गर्भाशय और यहाँ पर हो गया अंडाशय। ठीक, आगे देखते हैं। मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। मादा क्या होते हैं? युग्मक उत्पन्न करते हैं अर्थात क्या करते हैं? गैमीट उत्पन्न करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं, अंडाणु या डिंब कहते हैं। मानव में अर्थात स्त्रियों में, मानव स्त्रियों में प्रतिमास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है। अब देखते हैं गर्भाशय के बारे में क्या लिखा है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की ही तरह अंडाणु भी क्या होता है? एकल कोशिका होता है, मतलब एक कोशिका का होता है। ये हो गया आपका, ये हो गया अंडाणु का चित्र है जिसमें क्या होता है? एक केंद्रक होता है। अब देखते हैं निषेचन क्या होता है। निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों क्या होते हैं? आपस में संलयित होते हैं, आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो देखते हैं जनन का प्रक्रम का है। क्या लिखा है? जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है? संलयन होता है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें एक शुक्राणु क्या होता है? इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ, अंडाणु के साथ क्या होता है? संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप, मतलब निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज जिसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। पता है? जाइगोट। आगे देखते हैं। क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज नए व्यष्टि का प्रारंभ है? मतलब क्या होता है? जो जाइगोट होता है, जो जाइगोट होता है यही नए संतान को क्या करता है? बनाता है और नया रूप धारण करता है। तो आगे देखते हैं। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री अर्थात क्या है? माँ के अंडाणु और नर नर अर्थात पिता के शुक्राणु का क्या होता है? संयोजन होता है। अतः नए संतति अर्थात नए संतान में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता के वंशानुगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, इसको छोड़िए, ये पॉइंट ये इसका कोई मतलब नहीं है। आगे से देखते हैं। वह निषेचन क्या लिखा है? वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है क्या होता है? आंतरिक निषेचन कहलाता है। वह निषेचन वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है।
आइए देख लेते हैं थोड़ा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जिसे परखनली शिशु भी कहते हैं। देखते हैं। बूझो और पहेली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है, अर्थात रुक जाती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक, ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे आईवीएफ, आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अथवा देखिए लिखा भी है इन विट्रो निषेचन। शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन होता है, उसे क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को क्या कहते हैं, परखनली शिशु कहते हैं। यह एक क्या है, मिथ्या नाम है, मतलब परखनली शिशु से कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्योंकि शिशु का विकास कहाँ होता है, परखनली में नहीं होता है। आगे देखते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया, क्या लिखा है, अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाएं कि यह किस प्रकार संपन्न होता है। वसंत अथवा वर्षा ऋतु में, वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोड पोखर तालाब में मंद गति से बहते हुए, क्या लिखा है, वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोड पोखर और तालाब में मंद गति से बहते झरने की ओर क्या होते हैं, जाते हैं। जब नर तथा मादा, क्या लिखा है, जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा, क्या लिखा है, फिर से पढ़ते हैं इसको। नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं। जो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से क्या होते हैं, ढके नहीं होते हैं। यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को, क्या लिखा है, जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। आगे देखते हैं। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी, क्या लिखा है, प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के, क्या लिखा है, शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन, क्या लिखा है, इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, क्या होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। आइए देखते हैं। बूझो एक क्वेश्चन करता है। क्या क्वेश्चन है, मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक अंडा ही देती है। पहले उसका आंसर देखते क्या देती है। यद्यपि, क्या लिखा है, यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता है और वह नया जीव नहीं बन पाते हैं। इसका कारण यह है कि अंडे में शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा में प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का क्या करते हैं, भोजन करते हैं। अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है, ताकि उनमें से कुछ, क्या लिखा, उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। अब देखते हैं, ये डायग्राम देख लेते हैं क्या है। ये देखिए लिखा कि ये है गर्भाशय, क्या है, गर्भाशय, रोपित भ्रूण हो गया ये हो गया अंडाशय, युग्मनज और अंडोत्सर्ग। ये चित्र क्या कहता है, युग्मनज का बनना तथा युग्मनज से भ्रूण का क्या दिया है, विकास की प्रक्रिया दिखाई गई है। आगे देखते हैं।
ये है कोशिकाओं का पिंड है, जिसमें क्या होता है, कोशिकाओं का पिंड का मतलब होता है जैसे युग्मनज बना, मेल गैमीट फीमेल गैमीट के संलयन के बाद निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, उसमें क्या होता है, क्लीवेज होता है। क्लीवेज होता है अर्थात क्या होता है, एक कोशिका जो होती है अनेक कोशिकाओं में क्या होती है, डिवाइड होती है, बीच से ऐसे कटता है। इसको फिर से समझाते हैं हम। ये प्रक्रिया जैसे क्या है, ये हो गया जाइगोट, ठीक, इसमें बीच में से ऐसे डिवाइड हुआ ये, फिर ये प्रक्रिया होगी, ऐसे ऐसे ये कटेंगे, इसको क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं इस प्रक्रिया। लेकिन ये जितने भी भाग बने ये अलग नहीं होंगे, इसी में रहेंगे, और प्रत्येक पार्ट क्या होगा, एक कोशिका बनेगा। तो इसमें अनेकों कोशिकाएं बनती जाती हैं, जिस प्रकार इसमें दिखाया गया है, इसी प्रकार क्या होगा इसमें दिखाया गया है इस चित्र में। ठीक, आगे देखते हैं। सी पॉइंट क्या दिया है, भ्रूण का गर्भाशय में रोपण दिखाया गया है। ये रहा आपका, ये गर्भाशय भित्ति हो गया और विकसित होता हुआ भ्रूण, गर्भाशय में क्या होगा, भ्रूण का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। आगे देखते हैं, हम देखते हैं भ्रूण का परिवर्धन। यहां से देखते हैं भ्रूण का परिवर्धन, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, युग्मनज बनता है अर्थात जाइगोट बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। युग्मनज, युग्मनज लगातार विभाजित होकर, अभी मैंने बताया क्लीवेज के बारे में बताया ना, वही युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाओं क्या लिखा, तत्पश्चात कोशिकाएं सामूहिकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का क्या लिखा है, गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है, निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे हाथ पैर, क्या लिखा है, हाथ पैर सिर, क्या लिखा, हाथ पैर सिर आंखें कान इत्यादि विकास हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था, क्या लिखा, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके उसे क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं, अर्थात गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो मां नवजात शिशु को क्या करती है, जन्म देती है। ये दिखाया गया गर्भाशय में भ्रूण, चित्र 6.9 में क्या दिखाया है, गर्भाशय में भ्रूण। ये हो गया गर्भाशय और ये हो गया भ्रूण। भ्रूण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। आगे देखते हैं, मुर्गी में भी क्या लिखा है, मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी में भी क्या लिखा, सॉरी क्या लिखा है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है। आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती है, चूजे जैसे जन्म देते हैं। चूजे, सॉरी क्या लिखा, चूजे कैसे जन्म लेते हैं, आइए इसका हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। देखते हैं क्या प्रक्रिया है। निषेचन के दौरान, सॉरी क्या लिखा, निषेचन के फौरन बाद ही, निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज, युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित क्या है, परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का क्या करती है, निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को उस्मायन कर, क्या लिखा है, आपने मुर्गी को उस्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि, क्या लिखा है, क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है। चूजे के पूर्ण रूप से, क्या लिखा है, चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन, क्या लिखा है, प्रस्फुटन के बाद चूजा क्या होता है, बाहर आता है, बाहर आ जाता है। वायु निषेचन वाले, देखते हैं क्या लिखा है, वायु निषेचन वाले जंतुओं में, वायु निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडो, क्या लिखा, अंडोत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे।
अब देखते हैं हम जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु। क्या है? जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु। देखिए, जो शिशु को जन्म देते हैं, और क्या लिखा है, जो शिशु को जन्म देते हैं वो क्या होते हैं, जरायुज होते हैं। और जो अंडे देते हैं, जो जंतु अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अंडप्रजक जंतु कहते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वह जंतु, क्या लिखा है, वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं, जरायुज जंतु कहलाते हैं। वे जंतु वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। अंड, क्या लिखा है, अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल होता है। क्या लिखा है, सरल है। क्या लिखा है, कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी मां शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। यह इसलिए, क्या लिखा है, यह इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते हैं। इनमें मां पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। यह जरायुज जंतुओं का क्या है, उदाहरण है। अब देखते हैं शिशु से वयस्क, अर्थात भ्रूण का विकास कैसे होता है। भ्रूण जो होता है, शिशु जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से वयस्क तक की प्रक्रिया के बारे में दिखाया गया, इसमें बताया गया। देखते हैं क्या, नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकलने वाले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक, क्या लिखा है, तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते हैं। जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते हैं। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पढ़ सकते हैं। मेढक में, जैसे कि मेढक का जीवन चक्र दिखाया गया किसमें, चित्र 6.10 में। अभी देखते हैं उसको। मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं का प्रक्षेपण करते हैं। देखते हैं क्या है इसमें, क्या है, कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं हैं। हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देख पाते हैं। देखते हैं कौन कौन से अवस्था है। पहले क्या होगा, अंडा अर्थात एग। फिर उसके बाद अंडे से क्या बनेगा, लार्वा। कौन सा लार्वा, टैडपोल लार्वा। फिर टैडपोल लार्वा के क्या होगा, कायांतरण होगा। कायांतरण का मतलब ये होता है कि इस काया में परिवर्तन, जैसे काया मतलब होता है शरीर, तो टैडपोल लार्वा की काया में परिवर्तन होता है, शरीर में क्या होता है, परिवर्तन, वृद्धि होता है, तो उससे क्या बन जाता है, वयस्क बनता है। ठीक, पहले क्या होगा, अंडा। अंडे से क्या बनेगा, लार्वा। कौन सा लार्वा, टैडपोल लार्वा। फिर टैडपोल लार्वा से विकसित होकर क्या बनेगा, वयस्क। ठीक, आगे देखते हैं हम, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से टैडपोल लार्वा, क्या लिखा है, टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण, सॉरी, क्या लिखा है, कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क कायांतरण होता है। वयस्क कायांतरण होता है। मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। देख लेते हैं ये मेढक का जीवन चक्र। देखिए, ये हो गया वयस्क, सॉरी, ये हो गया वयस्क मेढक है, मेढक। ये हो गया अंडे अर्थात एग। एग से क्या निकला, आरंभी टैडपोल। आरंभी आरंभी टैडपोल को क्या बोलेंगे, प्री प्री टैडपोल लार्वा है ये। फिर उसके बाद प्री टैडपोल लार्वा का कायांतरण हुआ। ठीक, तो बाद का टैडपोल बना, अर्थात पोस्ट, क्या हो गया, पोस्ट टैडपोल लार्वा हो गया। पोस्ट टैडपोल, सॉरी, क्या लिखा, पोस्ट टैडपोल लार्वा से क्या हुआ, वयस्क में इसका विकास हो गया, अर्थात वयस्क में परिवर्तन हो गया। ठीक, आगे हम देखते हैं अलैंगिक जनन। क्या देखते हैं, यहाँ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है, अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा जिससे क्या थे, हम परिचित थे, परंतु अत्यंत छोटे जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, क्या आप उनके प्रजनन के ढंग के विषय में जानते हैं। आइए हम क्या करते हैं, इसका पता लगाते हैं, अर्थात इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
ये देखिए हाइड्रा में मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन, मुकुलन जो है एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। क्या है? अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, एक आउटग्रोथ निकलता है। यहाँ पर देखिए आउटग्रोथ निकला, ये देखिए आउटग्रोथ निकला। ठीक, इसी आउटग्रोथ पार्ट को मतलब बाहर की ओर एक उभार निकला, इसी उभार को हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। मुकुल क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। ठीक, बड़ा होकर जैसे ये क्या हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा होकर ये क्या होगा, यहाँ से कट जाएगा। ये देखिए ये जब कट जाएगा तो एक नए हाइड्रा को क्या होगा, जन्म देगा, अर्थात नया हाइड्रा में विकसित हो जाएगा। तो वही प्रक्रिया दिखाई गई है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। हाइड्रा में, प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव में क्या है? लिखा है, यह उभार विकसित होते नए जीव हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। आप याद करिए कि ऐसा ही मुकुल किसमें हम लोगों ने देखा था, ईस्ट में। ईस्ट में हम लोगों ने देखा था। हाइड्रा, क्या लिखा है, हाइड्रा में भी एक एकल जनक से, क्या लिखा है, एक एकल जनक से निकलने वाले उद्धर्ध से नए जीव का क्या होता है, विकास होता है। इस प्रकार के जनन को क्या लिखा है, इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। आगे देखते हैं। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। आइए देखते हैं कौन सी विधि है। आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा क्या होता है, एक कोशिक अर्थात यूनिसेलुलर होता है। इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अर्थात अमीबा जो होता है एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है। इसमें एक केंद्रक होता है। केंद्रक केंद्रक क्या होता है, केंद्रक दो भागों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। दो भागों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। ठीक, और केंद्रक के विभाजन के बाद क्या होता है, कोशिका का विभाजन हो जाता है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। आइए देखते हैं। दो भागों में विभाजन से क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति अर्थात संतान उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विखंडन कहलाता है। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं, जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीव अर्थात संतान जीवों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये देखते हैं हम डॉली की कहानी। क्या लिखते हैं, डॉली की कहानी, क्लोन। क्लोन के बारे में पढ़ते हैं। क्लोन वह प्रक्रिया है जैसे सेम टू सेम बनाना, मतलब एक जैसे ही संतान जो भी होंगे बिल्कुल माता पिता के जैसे ही होंगे। ठीक, बिल्कुल सेम दिखाई देंगे, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। एग्जैक्ट फोटोकॉपी जिसे कहते हैं, एग्जैक्ट फोटोकॉपी जो सेम टू सेम होता है, उसे हम क्लोन कहते हैं। तो आइए हम क्लोन की प्रक्रिया पढ़ते हैं। डॉली भेड़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की। ठीक, उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया। क्या रखा गया, डॉली रखा गया। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला क्या था, पहला स्तनधारी था। आइए देखते हैं आगे। ये देखिए ये डॉली का चित्र है। स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव, बिन डॉर्सेट भेड़ के बारे में है, ये भेड़ का चित्र है। आइए अब आगे देखते हैं। डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डरसेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से, क्या कहाँ से, स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई। उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई। अंड कोशिका से केंद्रक को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तत्पश्चात
तत्पश्चात फिन डरसेट, क्या लिखा है, तत्पश्चात फिन डरसेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को, कोशिका को सॉरी क्या लिखा है, कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव में रोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन समान रूप से हुआ तथा अंततः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु डॉली फिन डरसेट भेड़ के समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था, क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से क्या किया गया था, हटा दिया गया था। अतः डॉली में क्या लिखा, अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डॉली एक फिन डरसेट, क्या लिखा, डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिनसे प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से क्या लिखा, दुर्भाग्य से फेफड़े के, क्या लिखा, दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। डॉली के बाद क्या लिखा, डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ की जन्म के बाद की मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती हैं। आइए देखते हैं वे टॉपिक जिनकी चर्चा हम लोगों ने इस चैप्टर में किया और उनके बारे में पढ़ा, जैसे कि अलैंगिक जनन, द्विखंडन, मुकुलन, अंडे, भ्रूण, बाह्य निषेचन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, गर्भ, आंतरिक निषेचन और कायांतरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अंड प्रजक जंतु कौन होते हैं, लैंगिक जनन क्या होता है, शुक्राणु, जरायुज और युग्मनज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब देखते हैं इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा, तो देखते हैं क्या सीखा। जंतु, क्या लिखा है, जंतु दो विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं। कौन कौन से हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन अर्थात क्या लिया, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। क्या लिखा, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मादा के क्या है, जनन अंग है। मादा के जनन अंग कौन कौन से, अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय। अब देखते हैं नर के जनन अंग, ठीक, वृषण, शुक्राणु, नली एवं शिश्न। अंडाशय, क्या लिखा, अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु अथवा अंड कोशिका कहते हैं। वृषण क्या होता है, नर युग्मक उत्पन्न करते हैं अर्थात मेल गैमीट उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु अर्थात स्पर्म कहते हैं। अंडाणु एवं शुक्राणु, क्या लिखा है, अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य एवं अन्य, क्या लिखा, यह मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे मुर्गी, गाय एवं कुत्ते इत्यादि में होता है। वह निषेचन, क्या लिखा है, वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मेढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि में दिखाई देता है। युग्मनज में, क्या लिखा है, युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण बनता है। भ्रूण गर्भाशय की, क्या लिखा है, भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहां उसकी वृद्धि एवं परिवर्धन होता है। भ्रूण की वह अवस्था, क्या लिखा है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं। मनुष्य, गाय एवं कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज जंतु कहते हैं। मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। लार्वा का कुछ उग्र, क्या लिखा है, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कायांतरण कहलाती है। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा, क्या लिखा है, हाइड्रा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतति अर्थात संतान उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं,
दिखंडन कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन है जिनका हम लोग क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आंतरिक निषेचन होता है, क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है, किसमें होता है, मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो इसका आंसर हो गया पहला, मादा के शरीर में। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का ख देखते हैं। एक टैडपोल, क्या लिखा, एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है, क्या वह है, निषेचन, कायांतरण, रोपण और मुकुलन। इसमें आंसर कौन सा होगा, कायांतरण। क्या होता है, कायांतरण। अब ग देखते हैं। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, एक। कितनी होती है, एक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न कथन, क्या लिखा है, निम्न कथन सत्य, जब सत्य होगा तो टी लगाएंगे, अथवा असत्य होगा तो एफ संकेतित कीजिए। तो देखते हैं पहला, पहला क्या है, अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। क्या लिखा है, अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, तो ये गलत है। अंड प्रजक जंतु जो होते हैं वो अंडे देते हैं, शिशु को जन्म नहीं देते। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक। प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका, ये क्या हो गया आपका टी, अर्थात सत्य है। ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं ग पॉइंट, क्या लिखा है, ग में क्या है, मेढक में वायु निषेचन होता है, मेढक में वायु निषेचन होता है, तो ये क्या है, सत्य। तो यहाँ हो जाएगा टी, क्या हो जाएगा, टी। फिर लिखा घ को लिखा, वह कोशिका जो मनुष्य में नए, क्या लिखा, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ होता है युग्मक कहलाती है। गलत, युग्मक नहीं, यहाँ होगा युग्मनज। क्या होगा, युग्मनज। तो ये हो जाएगा एफ, यानी असत्य है। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एकल कोशिका है, तो ये हो गया आपका सत्य है। तो इसमें क्या होगा, सत्य है, तो उसके लिए हिंट होगा टी। आगे देखते हैं च पॉइंट क्या लिखा है, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, तो ये क्या हो गया, गलत। अमीबा मुकुलन द्वारा नहीं बल्कि दिखंडन द्वारा जनन करता है, किसके द्वारा, और मुकुलन किस में होता है, हाइड्रा में होता है। तो ये हो गया असत्य, असत्य के लिए क्या होगा, एफ। ठीक। आगे देखते हैं 6 पॉइंट क्या लिखा है, 6, अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, तो आवश्यक नहीं होता है, निषेचन जो होता है अलैंगिक जनन में नहीं होता है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य, असत्य के लिए एफ। ठीक। दिखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, तो ये हो गया सत्य, दिखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, तो ये हो गया सत्य, इसके लिए हो जाएगा टी। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, ये क्या है, ये आपका सही है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा टी। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, तो भ्रूण क्या होता है, एक एकल कोशिका का बना होता है, तो ये हो गया आपका असत्य, असत्य हो गया। तो असत्य के लिए क्या लगाएंगे, एफ। देखिए भ्रूण एकल कोशिका का नहीं बना होता है, एक कोशिका क्या होता है, मेल गैमीट का होता है, एक कोशिका फीमेल गैमीट होता है। तो दोनों जब कोशिकाएं मिलते हैं तो क्या हो जाता है, दो कोशिका का हो जाता है, मतलब सॉरी क्या लिखा, भ्रूण में क्या होता है, बहुकोशिकीय हो जाते हैं, क्योंकि उसका जाइगोट जो होता है वो कई कोशिकाओं में क्या होता है, दिखंडन के सॉरी क्या होता है, विदलन के द्वारा, अभी मैंने बताया था, सॉरी अभी मैंने उसमें बताया था प्रक्रिया में, कि जो जाइगोट होता है, युग्मनज होता है, उसमें विदलन की प्रक्रिया होती है, अर्थात क्लीवेज होता है, तो कई कोशिकाओं में वो विभाजित हो जाता है, लेकिन अलग नहीं होता है, कोशिकाएं एक दूसरे में क्या होती है, जुड़ी रहती हैं। वही कोशिकाएं जो बहुकोशिकीय हो जाता है, वही कोशिकाएं विकसित होकर ऊतक बनाती हैं। ठीक। ऊतक बनाती हैं, ऊतक विकसित होकर क्या होते हैं, अंगों में विकास उनका विकसित हो जाता है। ठीक। तो दोस्तों आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, चैप्टर का नाम है, चैप्टर देखते हैं अगला चैप्टर कौन है, किशोरावस्था की ओर। तो हम लोग पढ़ेंगे कल।